This conference will now be recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा बच्चे, अब हम नेक्स्ट स्प्रिंग 2023 के फर्दर क्वेश्चंस, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे रह गए उन्हें सॉल्व करते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड है, उसको मैं बाद में सॉल्व करता हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 3 IFRS 15, जो रीडिंग टाइम में हमने पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि ये IFRS 15 का है और आसान सवाल है, मुश्किल नहीं। सबसे पहला काम, जैसा कि पहले भी हमने डिसाइड किया था, हमने सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़नी। इस क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्रीज पूछी गई। एफएल की किताब में आपने रिकॉर्ड करनी है अबव इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर, और डेट क्या होगा, ईयर एंड क्या होगा, 31 दिसंबर 2022। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपने कोई भी एंट्री पोस्ट की और उसमें डेट ना लिखी, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये इंफॉर्मेशन है जिनको हम स्किम करके फजूल में अपने नंबर लूज कर देते हैं। अगर आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी और उसके बगैर ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आप मुझे बताएं कि आप पास हो पाएंगे इस तरह से? ये छोटी छोटी सी सिली मिस्टेक्स आपने नहीं करनी इंशाल्लाह। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर वे में पढ़ना है, पूरी रिक्वायरमेंट पढ़े। अब रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा अगर आपने एंट्री बगैर डेट के पोस्ट की। तो अब आपको क्या करना है, वैसे भी अपनी हैबिट बना लें कि एंट्री डेट के हिसाब से पोस्ट किया करें। हाँ, अगर डेट गिवन नहीं है तो फिर ईयर एंड जो डेट होती है वही मेंशन कर दी जाती है। अच्छा जी बच्चे, अब सवाल शुरू करते हैं पढ़ना और इसको सॉल्व करते हैं क्विकली, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। फ्लोरीन लिमिटेड एफएल मैन्युफैक्चरर है, शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हुआ 31 दिसंबर 2022 के साल के दौरान। अब ये पहली इंफॉर्मेशन है, एक एक करके इंफॉर्मेशन को पढ़ते चले जाएंगे, इसे सॉल्व करते चले जाएंगे। 1 जनवरी 2022 को एफएल ने कॉन्ट्रैक्ट किया अल्फा लिमिटेड के साथ कंस्ट्रक्शन के लिए क्रूज शिप 400 मिलियन का। डिलीवर कब होगा, 31 दिसंबर 2023। पैसे आज लिए जा रहे हैं, जबकि एसेट ट्रांसफर होगा 31 दिसंबर 2023 को। The date on which control of the ship would be transferred, कंट्रोल ट्रांसफर होगा उसी दिन। तो ये हुआ पॉइंट इन टाइम। क्या हुआ बच्चे, पॉइंट इन टाइम। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 90%, अच्छा पूरी अमाउंट नहीं, 90% एग्रीड अमाउंट उसी वक्त रिसीव हो जाएगी। और पे कौन करेगा, एएल एफएल रिसीव कर लेगा। और बैलेंस जब डिलीवरी करेंगे, रिमेनिंग 10% पैसे एफएल तब रिसीव करेगा, एएल तब पे करेगा। 31 दिसंबर 2022 को 40% कंस्ट्रक्शन शिप की मुकम्मल हुई है और कॉस्ट उसकी 150 मिलियन। इंतहाई आसान है, करें जी इसको स्टार्ट सॉल्व करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सबसे पहले डेट, डेट क्या है, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बच्चे 1 जनवरी 2022 में। अच्छा, अब 90% पेमेंट तो आपको उसी वक्त रिसीव हो रही है, तो एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, बैंक डेबिट या कैश डेबिट। क्रेडिट, क्या हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दी है, क्या हमारी
परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हो गई है? नहीं, तो फिर हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक हो गया जी, क्या रिकॉर्ड कर देंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब अमाउंट देखिएगा, अमाउंट बचे 400 मिलियन टोटल कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी, इसका 90% पेमेंट रिसीव हो रही है। अमाउंट कितनी बन जाएगी बच्चे? 360 मिलियन। तो कितने से हम बच्चे रिकॉर्ड करेंगे? 360 मिलियन से 360 मिलियन से रिकॉर्ड करेंगे। पहली एंट्री मुकम्मल। अगर हम इसका एनालिसिस करना चाहें तो इसका एनालिसिस क्या होगा? एक एसेट बढ़ गया, दूसरी लायबिलिटी जो कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की हमने फुलफिल करनी है बढ़ गई। अच्छा बच्चे, एक साल पूरा मुकम्मल हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने कहा था कि अगर डिफरेंस, किसके दरमियान में डिफरेंस? कंसीडरेशन रिसीव्ड। याद करनी है आपने बातें, बस ये सवाल हल नहीं करना, आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है उसकी एप्लीकेशन है ये। कंसीडरेशन रिसीव्ड, क्लियर हो गया? सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करना, मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं। अगर इसके दरमियान में गैप 1 ईयर से ज्यादा हुआ, मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, याद है ना आपको? 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, तो फिर या तो हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करनी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कब बनेगा? अगर हमने पेमेंट पहले रिसीव कर दी, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाद में सेटिस्फाई होगी। इनकम तब बननी थी जब हमने सेटिस्फाई पहले कर दिया, पैसे हमें बाद में रिसीव होने हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये वो डिफरेंट सिचुएशंस भी हो सकती हैं, वो मैंने आपके साथ 4 सिचुएशंस डिस्कस की हुई है। वो क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, अभी तो एक एक सिचुएशन डिस्कस किया। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा, गैप मोर देन 1 ईयर है या नहीं है? शाबाश, बिल्कुल है। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट की एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। किस डेट पे बच्चे? 31 दिसंबर 2022। एंट्री क्या पोस्ट करेंगे बच्चे? डेबिट कर दिया बच्चे हमने। अच्छा बच्चे, क्रेडिट किसे करेंगे? शाबाश, इसी हेड को हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर होगी बच्चे? अच्छा, अब वर्किंग जरा देखिएगा। वर्किंग में बच्चे 360 मिलियन है, ऐसे ही है ना? डिस्काउंट रेट, देखिए क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट गिवन है जी, बिल्कुल एंड पे देखें ये गिवन है। 15% आपने यूज करना है डिस्काउंट रेट, जहां पे भी यूज करना पड़े आपने 15% डिस्काउंट रेट यूज करना। तो 15% से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 360 54, अगर मैं इसका एनालिसिस करना चाहूं तो क्या होगा? एक तरफ हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई। क्लियर होगी? अच्छा बच्चे, अब ये भी एंट्री मुकम्मल हो गई। देखिए एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन में एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, कहा है 40% एसेट मुकम्मल हो चुका हुआ है, 40% मुकम्मल हो चुका हुआ है, और उस पर कॉस्ट इंकर की है 150 की। कितनी कॉस्ट इंकर की है? 150 की। इसका मतलब इन्वेंट्री की भी एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी, तो वो भी पोस्ट करते हैं बच्चे। सेम डे पे एंट्री पोस्ट होगी बच्चे, 31 दिसंबर 2022। ठीक हो गया जी बच्चे? इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक हो गया जी बच्चे? जी मींस ये कि हमने पेमेंट्स की, रॉ मटेरियल बाय किया, बाय करने के बाद उसे प्रोसेस करने के बाद इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो हम ये तो कम से कम एंट्री पोस्ट करेंगे। तो बच्चे, हमने इन्वेंट्री को कितने से रिकॉर्ड करना है? जितनी कॉस्ट उसने हमें बता दी कि इतनी कॉस्ट आप इंकर कर चुके होंगे, 150 मिलियन।
ठीक हो गया। अब बच्चे एनालिसिस कीजिएगा, इससे हमारा एक एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट कम हो गया, तो हमारा पहला पोर्शन मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर जी बच्चे। अब आते हैं सेकंड वन की। यकम अप्रैल 2022 को, डेट याद रखिएगा, यकम अप्रैल 2022 है। बगैर डेट के अगर एंट्री पोस्ट की तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी मुझे पता है आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एफएल ने कॉन्ट्रैक्ट किया बीटा लिमिटेड के साथ कि 3 फिशिंग बोट्स 50 मिलियन की एक बोट सेल हो। अमाउंट रिसीव हो जाएगी यकम अप्रैल 2022 को, लेकिन बोट डिलीवर होगी यकम में 2022 को। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है बाद में, पैसे पहले रिसीव हो रहे हैं, लेकिन मुद्दत 1 साल या उससे ज्यादा की नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर बीएल ने परचेज की 6 से ज्यादा बोट्स 31 दिसंबर 2022 से पहले, तो रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस करेगा प्राइस 48 मिलियन पर बोट। इंसेप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट की एफएल एक्सपेक्ट कर रहा है कि बीएल थ्रेशोल्ड डिस्काउंट के लिए मीट कर ही लेगा, मतलब 6 से ज्यादा बोट्स परचेज कर ही लेगा। अब वो रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करेगा? एज पर एक्सपेक्टेशन 48 पे, ₹2 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लेगा। अच्छा, यकम नवंबर 2022 को बीएल ने 2 मजीद बोट्स परचेज की सेम प्राइस पे, 50 मिलियन पर बोट। पेमेंट जनवरी 2023 को। डिस्पाइट एफएल की एक्सपेक्टेशन के बावजूद मजीद कोई ऑर्डर बीएल ने प्लेस नहीं किया 31 दिसंबर 2022। अब टोटल कितनी बोट्स परचेज की गई? 3 पहले, 2 बाद में। तो क्या ये 6 से ज्यादा है या नहीं है? नहीं है। पहले तो हमने एज पर एक्सपेक्टेशन 3 का रेवेन्यू एज पर एक्सपेक्टेशन रिकॉर्ड करना है, बाद में हमने रेट्रोस्पेक्टिवली इसका इफेक्ट कैसे रिवर्स करना है, उसका इफेक्ट भी बच्चे देखते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। तो मैं करता हूं जरा आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व। स्टार्ट करें जी बच्चे, चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सेकंड वन सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा बच्चे, यकम अप्रैल 2022 को पैसे वसूल हो रहे, कैश डेबिट या बच्चे बैंक डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। ठीक हो गया। कितनी अमाउंट से? जी बच्चे, 3 बोट सेल हो रही है, एक बोट की कीमत है 50 मिलियन, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 150 मिलियन। जी बच्चे, कितनी अमाउंट से? 150 मिलियन, 150 मिलियन। तो पहली एंट्री पोस्ट हो गई। एनालिसिस देखिएगा, एक तरफ एसेट बढ़ गया, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेट आपने सेटिस्फाई करनी। अच्छा जी, यकम मई को आपने गुड्स ट्रांसफर कर दी, लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशन आपको है, एक्सपेक्टेड है कि 6 से ज्यादा बॉट्स सेल हो जाएंगे। अगर सेल हो गई तो फिर आपको ₹2 का 2 मिलियन का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो कितने में रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है? 48 पे, बजाय इसके कि 50 पे रिकॉर्ड करें। तो अपने रेवेन्यू ही एज पर एक्सपेक्टेशन रिकॉर्ड करना होता है। याद है ना आपको, एक्सपेक्टेड जो होगा उतने से रिकॉर्ड करना। तो एक्सपेक्टेड है कि 6 बिक जाएंगी यकम मई तक, तो यकम मई तक अगर एक्सपेक्टेड है तो एंट्री का पोस्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करेंगे, रेवेन्यू को। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। क्रेडिट किसे करेंगे? रेवेन्यू। अच्छा, अब देखिएगा, एक्सपेक्टेशन थी कि हमारी 6 से ज्यादा बॉट्स बिक जाएंगी, तो हमने रेवेन्यू तो 48 के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करना है। तो अब मुझे बताइएगा रेवेन्यू कितनी अमाउंट से रिकॉर्ड होगा? 144 मिलियन से। अब आपने यहाँ पे ना मेरी 7 बातों को समझना है।
आप लोग ना हर क्वेश्चन को एक अंदाज में कर रहे होते हो, और जनरल कमेंट्स में एग्जामिनर भी यही कमेंट्स आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग सिर्फ पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके उन्हीं की बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चे, इसका एनालिसिस हुआ कि लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। अच्छा, इसके बाद अब नया ऑर्डर प्लेस हो गया, नया ऑर्डर रिसीव हो गया। नया ऑर्डर कब रिसीव हुआ बच्चे? यकम नवंबर 2022। देखिए यहां तक अभी तक कुछ नहीं बताया उसने कि इसके बाद तक कोई एक्सपेक्टेशन की बात नहीं की कि एक्सपेक्टेशन चेंज हुई है। अगर वो मुझे यहीं पे बता देता कि एक्सपेक्टेशन जो थी हमारी अब वो पूरी नहीं हो रही, तो मैं वो एंट्री रिवर्स कर देता। अगर अभी तक नहीं बता रहा तो ये भी एंट्री मुझे एज पर एक्सपेक्टेशन के 6 से ज्यादा बॉट्स बिक जाएंगी उसके मुताबिक ही पोस्ट करनी है। याद रखिएगा ये बात। हो सकता है अगले सवाल में कोई IFRS 15 का क्वेश्चन मौजूद हो और यहाँ पे मेंशन किया हुआ हो कि एक्सपेक्टेशन के बरखिलाफ अब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि 6 से ज्यादा बोर्ड्स बिकेगी और सिर्फ 2 बोर्ड्स का ऑर्डर आया और मजीद ऑर्डर आना भी नहीं है, तो फिर तो यहीं पे आपको रिवर्स करना पड़ेगा। मगर यहां तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बाद आपको ये इंफॉर्मेशन बताई जा रही है। अच्छा, अब हम पहले तो यकम नवंबर 2022 के मुताबिक तो बिल्कुल उसी तरह से एंट्री पोस्ट करेंगे जो हमारी एक्सपेक्टेशन। ठीक है जी बच्चे। तो बच्चे यकम नवंबर सिर्फ 1 मिनट, ये बोर्ड से जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो गया ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकम नवंबर 2022। अच्छा बच्चे, अब नया ऑर्डर रिसीव हो गया। अच्छा, पैसे तो हमें जनवरी में जाके रिसीव होंगे, पैसे भी रिसीव नहीं हो रहे। अब हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा बच्चे, इसके साथ ही साथ बच्चे रेवेन्यू, हमने गुड्स तो उसी वक्त डिलीवर कर दी, रेवेन्यू तो हमने उसी वक्त रिकॉर्ड कर देना है, सेटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। और साथ ही साथ हमारी बच्चे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अभी मैं आपको बात समझाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इधर बात समझ लीजिएगा। इसकी वर्किंग मैं यहीं पे कर देता हूँ। देखिए, 2 बोर्ड सेल हो रही है 50 के हिसाब से, उसने कहा वही रेट है। कितने की सेल हो रही है? 100 मिलियन। एक्सपेक्टेशन है कि हमारी 6 से ज्यादा बोर्ड सेल हो जाएंगी। अगर एक्सपेक्टेशन है तो हम रेवेन्यू तो मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं 2 इंटू 4896 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। बाकी जो 2 बोर्ड्स के बदले में 2 मिलियन पर बोर्ड जो हम रिसीव कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो 4 मिलियन है। अगर 6 से ज्यादा बोर्ड्स खरीदी गई तो फिर हमें रेट्रोस्पेक्टिवली सेल प्राइस को 48 पे रिड्यूस करना होगा। फिर हम क्या करेंगे? इस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को वहां सेटल करेंगे। शाबाश, बात समझ में आ गई? चले जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब एंट्री क्या होगी? रिसीव कितने करने हैं? 100 मिलियन 2 बोर्ड्स के बदले में। मैं इसके सामने इसकी वर्किंग करने लगा हूं। 2 बोर्ड्स हैं, एक बोर्ड की कीमत 50 मिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, रेवेन्यू की वर्किंग हम लोगों ने कर ली 96 से और 4 मिलियन से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। एनालिसिस अगर हम करें तो एक तरफ एसेट बढ़ गया, एक तरफ रेवेन्यू बढ़ गया, एक तरफ लायबिलिटी भी बढ़ गई। यहाँ तक बच्चे बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसके बाद एग्जामिनर ने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन होने के बावजूद अब मजीद ऑर्डर रिसीव नहीं होना। जब नहीं होना तो फिर जितना भी आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो क्या है? एक फिगर तो है 4 मिलियन की, एक ये फिगर है, और ऊपर कितने मिलियन की फिगर है?
देखिए आपने 150 रिसीव किया, रेवेन्यू सिर्फ 144 का है, तो अब मुझे बता दीजिएगा 150 144 डिफरेंस बताइएगा कितने का है, 6 का, और 6 प्लस 4 टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, शाबाश 10 से अब हमें रिवर्सल करनी होगी। डेट के बगैर अगर एंट्री पोस्ट की तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो डेट के बगैर एंट्री पोस्ट करनी ही नहीं है। ठीक हो गया जी बच्चे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को बच्चे हम डेबिट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, और हमारा पूरी अमाउंट से ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि अब हमें सेल 50 मिलियन के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करनी है। अगर एक्सपेक्टेशन थी तो 48 के मुताबिक, एक्सपेक्टेशन नहीं है तो 50 के मुताबिक, अगर एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन मीट कर गई तो फिर तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अगले कॉन्ट्रैक्ट में एडजस्ट करनी होगी। अगर मीट ना की तो फिर जितना हमने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बनाई हुई है वो रेवेन्यू में हम रिकॉर्ड कर देंगे, रेवेन्यू में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक हो गया बच्चे, 10 मिलियन और बच्चे 10 मिलियन। फ्लो चार्ट मैंने बना के भी समझाया था आपको जी बच्चे, डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन रेवेन्यू। जी बच्चे ये भी हमारा बच्चे मुकम्मल हो गया, सेकंड वन पॉइंट भी ठीक हो गया। अब आ गया लास्ट IFRS 15 का, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितना आसान सवाल आया हुआ एग्जाम के। बच्चे 1 नवंबर 2022 को एफएल ने लग्जरी यॉट गैमा लिमिटेड को बेचा 100 मिलियन का कैश पे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कैश पे। एफएल प्रोवाइड करेगा जीएल को 5 मिलियन डिस्काउंट वाउचर इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क के लिए यॉट के 6 माह के अंदर अंदर। 80% लाइकलीहुड है कि जीएल ये अवार्ड करेगा इंटीरियर डिजाइन का वर्क 6 माह में, और ये डिस्काउंट अवेल करेगा। अब मैं अगर आपको कहूं तो मुझे बताएं कितनी आएगी। डिस्काउंट 5 मिलियन है और चांसेस कितने परसेंट है, 80%। आपको याद होगा हमने इसका भी सवाल किया हुआ है, 5 मिलियन को 80% से मल्टीप्लाई करते हैं 4 मिलियन, तो एक्सपेक्टेड क्या है, 4 मिलियन डिस्काउंट अवेल करें। However, no interior design work was awarded। 31 दिसंबर 2022 तक तो अवार्ड नहीं किया गया, लेकिन आप देखें 6 माह का गया है, तो नवंबर और दिसंबर अभी तो सिर्फ 2 माह गुजरे हैं, अभी 4 माह बाकी हैं, तो हो सकता है 4 माह के अंदर अंदर आ जाए। ठीक है ना, अभी ये एक्सपेक्टेशन है। नॉर्मली ये यॉट वो 100 मिलियन की सेल करता है। क्लियर हो गया। अब हमें एंट्री पोस्ट करनी है इसकी, लेकिन एंट्री पोस्ट करने से पहले हमें इसकी वर्किंग करनी होगी। पहले हम इसकी वर्किंग करते हैं, फिर हम इसकी एंट्री पोस्ट कर देंगे। स्पेस मैं थोड़ी सी स्किप करूंगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ऐसा ना हो वर्किंग पहले कर रहे हो। ठीक है, हमने एंट्री और उसके बाद वर्किंग चाहे आप पहले कर ले, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट अपनी पहले नंबर पे ही फुलफिल करनी। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे, दो इंफॉर्मेशन, लग्जरी यॉट, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे डिस्काउंट वाउचर। नेक्स्ट बच्चे स्टैंड अलोन प्राइस, और ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक हो गया जी बच्चे। जी, लग्जरी यॉट 100 मिलियन का नॉर्मली सेल किया जाता है बगैर डिस्काउंट वाउचर के, और डिस्काउंट के लिए मैंने वर्किंग भी आपको पहले भी समझाई, 5 मिलियन 80% प्रोबेबिलिटी, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 4 मिलियन। टोटल कितना हो जाएगा, 104 मिलियन। ये कितने में कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कितने में सेल किया जा रहा है, 100 मिलियन में। अब हमने एलोकेट करना है ट्रांजैक्शन प्राइस को ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंड अलोन प्राइस। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, वर्किंग कैसे करेंगे, वर्किंग करनी है गिवन बाय गिवन मल्टीप्लाई, जो हमने रिक्वायर्ड फाइंड आउट करना है बच्चे। ठीक है, तो कैसे, 100 ओवर 104 मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट करिएगा जी बच्चे। 100 डिवाइडेड बाय 104 मल्टीप्लाई बाय 100,
96.15। ठीक हो गया। 2 डेसिमल तक करना है तो 2 लिख दीजिएगा, 96.15 को 2 कर दिया राउंड ऑफ। अच्छा, अब 100 में से 96.2 का डिफरेंस ले लेते हैं जी। डिफरेंस लिया तो कितनी फिगर, 3.8। अब बच्चे हमें एंट्री पोस्ट करनी है। तो क्या हो रहा है कि देखिए, जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बगैर डेट के एंट्री पोस्ट की तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यकम नवंबर 2022 कैश पे है। ठीक हो गया जी बच्चे। कैश पूरा कितना वसूल हो रहा है, 100 मिलियन का। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट, यॉट आपने सेल कर दी तो रेवेन्यू, रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। बट रेवेन्यू की अमाउंट कितनी होगी, 96.2 मिलियन। अब बाकी 3.8 मिलियन, ये डिस्काउंट वाउचर है। क्या अभी अवेल कर लिया है कस्टमर ने, नहीं, तो ये क्या बन गई, कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है ये, इंटीरियर डिजाइन। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, एंट्री क्या हुआ, इसका एनालिसिस करते हैं। कैश इंक्रीज इन एसेट, रेवेन्यू भी बढ़ गया और साथ साथ लायबिलिटी। ठीक हो गया। बच्चे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस एंट्री में, सब समझा पाया हूं। तो बच्चे ये क्वेश्चन आईएफआरएस 15 का इंतहाई आसान सवाल था। ये भी सवाल कुछ ही टाइम के अंदर सॉल्व होने वाला था। ये तो मैं आपको समझाते हुए हमारा टाइम ज्यादा लग रहा है कि आपको एक दफा से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक हो गया। अच्छा जी बच्चे, अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं, कोड का क्वेश्चन हम इसके बाद में करें। ठीक हो गया जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 इफ्रिक 1 का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसको जरा अच्छे तरीके से मेरे साथ अंडरस्टैंड कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले रिक्वायरमेंट जैसे कि हमने पहले पहले ही डिसाइड किया हुआ, आपने रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट बनाने। एक्सट्रैक्ट का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक हो गया जी, स्टेटमेंट ऑफ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। अच्छा जी, एक्सट्रैक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अच्छा, अब देखें, अगर अगली इंफॉर्मेशन आपने नहीं पढ़ी तो देखें आपके लिए कितना नुकसानदेह ये काम हो जाएगा। कंपैरेटिव फिगर्स बनानी है आपने, वो भी शो करवानी। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये बातें मिस मत किया करें। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यकम जनवरी 2020, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2020। यूरेनियम ने कंप्लीट की इंस्टॉलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, जिसको डिसमेंटल करना है 8वें साल के आखिर पे। यूएल ने परचेज किया 3000 मिलियन का प्लांट। यकम जनवरी 2020 को अंदाजा है कि डिसमेंटलिंग की कॉस्ट 500 मिलियन की होगी। देखिए, हर बात को अंडरलाइन करने की बार बार जरूरत नहीं है। डिस्काउंट का रेट 10% पर एनम होगा। अच्छा, एस्टिमेट है डिसमेंटलिंग कॉस्ट और एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट रिव्यू करने के बाद पता चला 31 दिसंबर 2021 को, 2 साल बाद। ठीक है ना, 2020 31 दिसंबर, फिर 31 दिसंबर 2021, वो 475 मिलियन का हो गया। और डिस्काउंट रेट की 15%, दोनों चेंज हो गए, अमाउंट भी चेंज हो गई, डिस्काउंट रेट भी चेंज हो गया। लेकिन पीरियड चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि पीरियड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन। तीन ही एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं ना, या ये 8 साल की बजाय ज्यादा हो जाए या बढ़ जाए, कम हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए। अच्छा, डिस्काउंट रेट 15% की बजाय पहले 10% था, अब 15% हो गया, 15% से भी चेंज हो सकता है। अच्छा, अमाउंट 500 थी, 475 हो गई। तो ईयर्स चेंज नहीं हुए, अमाउंट चेंज हुई है और डिस्काउंट रेट चेंज हुआ, दो एस्टिमेट चेंज हुए। फेयर वैल्यू प्लांट इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट 31 दिसंबर 2022 को असेस किया गया 1900 मिलियन।
यूएल की पॉलिसी है वो सब्सिक्वेंटली मेजर करता है प्लांट को रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक। आपको पता है फ्रीक वन कहता है आपने देखना है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मॉडल क्या है। अगर तो मॉडल कॉस्ट मॉडल है तो फिर आपने कैरिंग अमाउंट में एस्टिमेट का चेंज रिकॉर्ड कर। बट अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, डेप्रिसिएशन आपने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज कर। देखिए अब इस सवाल को हल करने से पहले एक बात याद रखिएगा, हमने जो पैटर्न फॉलो किया हुआ है वो पैटर्न क्या है, जो वर्किंग करने का हमारा अंदाज है हम उसी अंदाज के मुताबिक वर्किंग करेंगे। तो पहले हम वर्किंग करते हैं, वर्किंग का नोट बना लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करें। ठीक हो गया जी बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी बच्चे, सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। मैंने शॉर्ट एब्रिविएशन यूज किया, वर्किंग के दौरान हम कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी फिगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट करनी। अच्छा बच्चे, अब रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आ सकता है। अगर रिवैल्यूएशन का सरप्लस आया ओसीआई में रिपोर्ट होगा, और अगर लॉस आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट होगा। यही वर्किंग किया करते थे ना हम, इसी पैटर्न में वर्किंग किया करते थे। ये हमारे सामने इंफॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करने। यकम जनवरी 2020 में कॉस्ट 3000 मिलियन है, आई थिंक सो यही फिगर है। 3000, ये देखेंगे आपके सामने। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम। ये भी आ गई बच्चे। अब हमें इसमें ऐड करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऐड करनी है बच्चे। 500 मिलियन है बच्चे, इंटू 1.10 रेज टू पावर -8। कैलकुलेट करें, मैं भी कैलकुलेट करता हूं। 1.10 रेज टू पावर -8, ये फिगर आ गई 0.4665 मल्टीप्लाई बाय 500, 233.3। अब मैंने 1 डेसिमल तक इसे राउंड ऑफ किया हुआ, वैसे तो फिगर है 233.2536, तो मैंने इसे 1 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर दिया। तो ये फिगर होगी 233.3, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्पेंडिंग कॉस्ट भी लिख ली। अब टोटल एसेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3233.3, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी 233.3 फिगर है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ये तो इनिशियल मेजरमेंट है। अच्छा, अब पूरा साल मुकम्मल होगा, जैसे ही पूरा साल मुकम्मल होगा तो हमें कुछ एडजस्टमेंट इनकॉर्पोरेट करनी है। 31 दिसंबर 2020 में पहली कैलकुलेशन करनी है डेप्रिसिएशन की अमाउंट की, कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी बन रही है। तो बच्चे कैलकुलेशन करते हैं डेप्रिसिएशन की अमाउंट की। 3233.3, इसको डिवाइड कर दें, 8 साल जिंदगी है स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक हो गया जी बच्चे, डिवाइडेड बाय 8। ये बच्चे डेप्रिसिएशन की अमाउंट बन गई 404.2, ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट है। और ये फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी चार्ज होगी। कोई प्रॉब्लम, बात क्लियर हो गई। अच्छा बच्चे, डेप्रिसिएशन के बाद बच्चे दूसरी है अनवाइंडिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, अनवाइंडिंग की कॉस्ट। अनवाइंडिंग कॉस्ट की फिगर भी बच्चे हमने कैलकुलेट करनी है। अनवाइंडिंग कॉस्ट की फिगर 233.3 को मल्टीप्लाई कर दें डिस्काउंट रेट 10% से।
तो ये फिगर बचे स्ट्रेट फॉरवर्ड 23.3 और ये भी बचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज होनी है 23.3। अब बचे एक साल मुकम्मल हो गया। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं कैरिंग अमाउंट 31 दिसंबर 2020 में कैरिंग अमाउंट कितनी बन गई। तो बचे 3233.3 404.2 फिगर आ गई 2829.1 कैलकुलेट कर ली बचे हमने फिगर 2829.1। अच्छा बच्चे 233.1 प्लस 23.3 बच्चे ये फिगर कैलकुलेट किया हमने, ये फिगर बन रही है 256.4 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये फिगर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। एक साल मुकम्मल हो गया। अब हम अगला साल शुरू कर रहे हैं, जरा मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। कंपैरेटिव है ना, तो हमें ये फिगर प्रोवाइड करनी है क्योंकि 31 दिसंबर 2022 की फिगर हमें प्रोवाइड करनी है। अच्छा बच्चे अब 2021 के लिए मैं वर्किंग करने लगा। अगेन बच्चे इसकी डेप्रिसिएशन की फिगर हमें कैलकुलेट करनी है। अब दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 404.2 और ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी चार्ज हो जाएगी। अच्छा बच्चे अनवाइंडिंग कॉस्ट की फिगर बच्चे हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अनवाइंडिंग कॉस्ट, अनवाइंडिंग कॉस्ट बच्चे 256.4 मल्टीप्लाई करते हैं इसको 10%। ठीक हो गया जी बच्चे, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं 25.64 बनेगा, इसको 7 कर दें या 6 कर दें 25.7 एक्सपेंस रिचार्ज हो गया। अच्छा बच्चे अब इसका टोटल कीजिएगा 2829 2829.1 404.20 24 24.9 next 256.4 plus 25.7 282.1 और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिगर चार्ज हो जानी है। अब यहां से वर्किंग जरा अच्छे से समझिएगा। अब हमारी है रिवाइज्ड अमाउंट, अमाउंट क्या हो गई रिवाइज, कलर चेंज कर रहा हूं समझाने के लिए, रिवाइज्ड अमाउंट किस डेट पे 31 दिसंबर 2021 पे। रिवाइज अमाउंट किस तरह से बचे 475 है, 2 साल गुजर चुके हैं 1.15, अब रिमेनिंग 6 साल बाकी। तो कैलकुलेट करें 1.15 रेज टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 475 कितनी फिगर है जी बच्चे, ये फिगर आएगी 205.4। मैंने राउंड ऑफ किया 205.3556 आ रही है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया 1 डेसिमल तक। अच्छा बच्चे ये फिगर तो चेंज नहीं होगी 2424.9 क्योंकि इस दिन रिवैल्यूएशन नहीं होगी। अच्छा अब आपने पढ़ा है अगर मॉडल रिवैल्यूएशन का होगा तो फिर जितना भी गेन या लॉस आएगा वो हमने जी शाबाश रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई को चार्ज करना। रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले तो नहीं है ना लॉस मौजूद है कि हम उसको रिवर्स कर दें, रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब इन दोनों के दरमियान का फर्क आएगा, वो किसको चार्ज करना है रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये बच्चे आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस है या लॉस, शाबाश सरप्लस ही बन रहा है। वो कैसे, देखो ना बड़ी आसान सी बात है, लायबिलिटी की अमाउंट कम हो रही है या बढ़ रही है, लायबिलिटी की अमाउंट कम हो रही है, शाबाश। और अगर कम होगी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो देखें 282.1 माइनस कर दें 205.4, फर्क कितना आ गया, शाबाश 76.282.1 205.4। कुछ कंफ्यूजन थी, मैंने कहा कंफर्म कर लूं 76.7।
तो 76.7 से रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, तो ये रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में हमने लिखना है 76.7। क्लियर हो गया जी बच्चे, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ गया। ये हमारा साल मुकम्मल हो गया 2021। अब हम वर्किंग करने वाले हैं 2022 की। किसकी वर्किंग करने वाले हैं? 2022 की। बड़े अच्छे से समझिएगा। अब हम किसकी वर्किंग करने लगे हैं? 2022 की। अगेन बच्चे डेप्रिसिएशन की अमाउंट, वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो फिगर ही वही रहनी है। हाँ, अगर फेयर वैल्यूएशन हो जाती तो फिर फिगर हमारी चेंज होनी थी, ये माइनस हो जाएगी और यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फिगर चार्ज होगी 404.2। हाँ, अनवाइंडिंग कॉस्ट वो फिगर हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अनवाइंडिंग कॉस्ट, अनवाइंडिंग कॉस्ट की फिगर 205.4 मल्टीप्लाई बाय 15%। कैलकुलेट करें बच्चे आप भी, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। 205.4 मल्टीप्लाई बाय 15%, जी बच्चे 30.81। तो ये फिगर कितनी है? 30.8, और ये भी फिगर यहाँ पे 30.81 है, मैंने 8 लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होगी। लेकिन इस दिन रिवैल्यूएशन हो रही है, इस दिन क्या हो रही है? रिवैल्यूएशन हो रही है। अब ये डाटा मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यहां तक तो मुझे याद था, अब इससे आगे रिवैल्यूएशन वाली फिगर पहले हम कैरिंग अमाउंट की कैलकुलेट कर लेते हैं। बच्चे 31 दिसंबर 2022 कैरिंग अमाउंट की फिगर बच्चे 2424.9 माइनस 404.2 2020.7 205.4 प्लस 30.8, ये फिगर है 236.2। अच्छा जी बच्चे, अब इससे आगे हम जरा कैलकुलेशन करते हैं जी बच्चे। देखिएगा, 31 दिसंबर पे फेयर वैल्यूएशन हुई है और असेस की गई है 1900 फेयर वैल्यू। कितनी फेयर वैल्यू है? 1900। अच्छा बच्चे, अब जरा कैलकुलेशन कीजिएगा। अब मैं ये आपके सामने ये बात समझाने लगा हूं। ये है बच्चे रीवैल्यूड अमाउंट। कितनी अमाउंट है? रीवैल्यूड अमाउंट। बड़े अच्छे से समझनी है बात। कितनी है बच्चे रीवैल्यूड अमाउंट? 1900। अच्छा, अगर 1900 की रीवैल्यूड अमाउंट है तो बच्चे अब जरा गौर कीजिएगा। 20, थोड़ा सा मैं इसको ना नीचे ले आता हूँ और ज्यादा अच्छे तरीके से आपके सामने प्रोमिनेंट करके फिगर शो करवा सकूं। अच्छा बच्चे, अब जरा डिफरेंस ले। 1900, 20.7, 1900 के दरमियान का डिफरेंस 120.7। फर्क कितने से आ गया? 120.7 माइनस में आ रहा है 120.7। अब हमें इस फिगर को रिवर्सल शो करवानी है, इस फिगर की रिवर्सल शो करवानी। ठीक है जी बच्चे, इस फिगर की मुझे अब रिवर्सल शो करवानी। सबसे पहले जो हमारे पास रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है हम उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस, ओसीआई, वो कितनी अमाउंट से हमारे पास मौजूद है? 76.7 से है, वो पूरे का पूरा रिवर्स हो जाएगा 76.7 से, ये रिवर्स हुआ। बाकी जितना भी है वो रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा। शाबाश, वो क्या बन जाएगा हमारा? रिवैल्यूएशन लॉस। वो फिगर कैसे कैलकुलेट होगी? 120 और 76 का डिफरेंस लेना है। शाबाश, ये इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 76.7 वो है बच्चे 44, तो लॉस कितने से रिकॉर्ड होगा? 44 से, और ये फिगर हमारी बैलेंसिंग फिगर बन गई। टोटल लॉस हमने कितने का कैलकुलेट किया? पहले 20.7 में से 1900 का डिफरेंस लिया हमने, का लॉस ओवरऑल तो है 120 का। आपको पता है रूल क्या है? सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन सरप्लस को रिवर्स करना है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को भी रिवर्स करते हैं यहाँ से। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस 76.7 से रिवर्स हो गया, खत्म हो गई बात। जो बाकी लॉस है वो 44 से हमें लॉस रिकॉर्ड, और ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट होता है।
और इस फिगर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब मैंने इस सवाल की वर्किंग पहले कर दी है, अब मैं इस सवाल के एक्सट्रैक्ट बनाने लगा हूं। ठीक है, मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। क्लियर है जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए जी, अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूं। उसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक पेज अलहदा से जनरेट कर देता हूं ताकि फिगर देख देख के साथ ही साथ लिखता भी चला जाए। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी, चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, हमें एक्सट्रैक्ट बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अदर कंप्रिहेंसिव। सवाल में हमसे पहले क्या पूछा गया, जो पूछा गया है उसका मैं पहले नोट बना देता हूँ। सवाल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस और अदर कंप्रिहेंसिव पहले पूछा गया जी बच्चे, मैं इसका नोट बना रहा हूँ। तो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले नाम लिखते हैं, यूरेनियम लिमिटेड, यूएल, स्टेटमेंट and other comprehensive income। हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड होती है, तो ये भी फॉर द ईयर एंडेड है सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। अच्छा, और मैंने आपको समझाया हुआ है 2021 पहले, फिर इसके बाद 2022। इंफॉर्मेशन हमारी दोनों के केस में रुपीज इन मिलियन में है। ठीक हो गया जी बच्चे। अब इंफॉर्मेशन लिखते हैं बच्चे। सबसे पहले आ गई डेप्रिसिएशन की फिगर। नेक्स्ट वन बच्चे, अनवाइंडिंग कॉस्ट। फिगर्स फिर देख देख के लिखते जाएंगे ना। रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है एक साल में। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। जी मैंने ये फॉर्मेट बना लिया। अब फिगर्स में प्लेस करता जाऊंगा। देखें, डेप्रिसिएशन की तो स्ट्रेट लाइन है 404.2, ये फिगर आएगी 404.2, 404.2। अच्छा, अनवाइंडिंग कॉस्ट की फिगर 2021 में अनवाइंडिंग कॉस्ट की फिगर है 25.7, 25.7, और 2022 में 30.8। कितनी फिगर है? 30.8। देख लें, मेरे सामने वर्किंग है, मैं फिगर्स प्लेस करता चला जा रहा हूं। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट रीवैल्यूएशन लॉस की फिगर हमने कैलकुलेट की हुई है 44। इस साल नहीं है, इस साल गेन था। गेन की अमाउंट कितनी है? 76.7। जी बच्चे, 76.7 ये फिगर है। 76.7 और ये रिवर्स हो गया यहाँ पे 76.7, ये रिवर्स हुआ। ठीक हो गया। और यहाँ पे कोई फिगर्स। ये हमारा नोट मुकम्मल। कितना टाइम लगा हमें, लेकिन सिर्फ वर्किंग करनी थी हमें, और वो पैटर्न अपना बदलिएगा मत, एक ही पैटर्न पे वर्किंग करें। यही मैंने आपको पैटर्न बनाना सिखाया। अच्छा बच्चे, अगेन मैं एब्रीवेशन यूज कर रहा हूँ, आपने फेस पे यूज नहीं करना।
बच्चे हम बना क्या रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हर स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड है सवाए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, वो है एज एट दिसंबर 31 2022। कंपैरेटिव बनानी है आपने, तो पहले 2021 का कॉलम ये होगा और यहाँ पे 2022 का, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रुपीज इन मिलियन में होगी हमारी। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा बच्चे, हमें इंफॉर्मेशन में क्या लिखना है? हमें लिखना है सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, एब्रीविएशन फेस पे यूज मत कीजिएगा। नॉन करंट एसेट में बच्चे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा बच्चे, इसी तरह से नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में बच्चे प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट रिवैल्यूएशन सरप्लस है, उसकी फिगर भी लिख लेते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, इसकी फिगर तो कंफर्म है ना, 76.7, और 2022 में नहीं। चलो, बाकी फिगर्स हम एक एक करके देखते जाते हैं और साथ साथ लिखते जाते हैं। 2021 में हमारी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की फिगर है 2424.9, 2424.9। अच्छा, अब 2022 में कितनी फिगर है? 2022 में 1900, ये फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करना है। 1900, ठीक हो गया? अच्छा बच्चे, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट 31 दिसंबर 2021 पे 205.4, रिवाइज्ड अमाउंट लिखनी है ना, 205.4, 205.4। अच्छा बच्चे, और 31 दिसंबर 2022 पे 236.2, 236.2। देख लें, कितना आसान सवाल था, बट ये है कि आपने प्लान करके आपने वर्किंग बड़ी स्ट्रीमलाइन की हो, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपने वर्किंग स्ट्रीमलाइन नहीं की, तो फिर आपके लिए सवाल सॉल्व करना आसान नहीं रहेगा। ठीक है जी बच्चे? इसके बाद बच्चे हम कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन मैं आपके सामने प्लान बनाऊंगा, तो आपने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। मैं आपके साथ इसका सॉल्यूशन मौजूद है, वहीं से डिस्कस कर दूंगा, लेकिन प्लान मैं आपके सामने बना दूंगा। ठीक है? इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, लेकिन मेरी आपके सामने एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस स्टेज पे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसके एक दो क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार होने चाहिए, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है जी बच्चे? तो बच्चे शुरू करते हैं इस सवाल को डिस्कस करना। You have recently joined a finance manager. मर्करी लिमिटेड में आपने एज ए फाइनेंशियल मैनेजर अभी ज्वाइन ही किया, एंड हैव बीन आस्क्ड बाय चीफ फाइनेंस ऑफिसर, और आपको चीफ फाइनेंस ऑफिसर ने कहा है कि प्रीपेयर करो पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, हाफ ईयर एंडेड के लिए।
किसके लिए? हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 के लिए। फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज करेंगे कौन? चीफ फाइनेंस ऑफिसर ने फाइनलाइज की थी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब आप प्रीपेयर कर रहे थे प्रेजेंटेशन, आपने नोट किया कि 5 स्टोरी की बिल्डिंग है जो कि जुलाई 2022 में परचेज की गई है। और किसने परचेज की है? एमएल ने। इंटायरली पूरी की पूरी बिल्डिंग को क्लासिफाई कर दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे। एमएल यूज करेगा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को, यूज करेगा ग्राउंड को और फर्स्ट फ्लोर को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा। नोट करना है आपने इस बात को। जबकि रिमेनिंग 3 फ्लोर्स को रेंट आउट कर दिया जाएगा डिफरेंट टेनेंट्स को और फ्यूचर में बेच दिया जाएगा। ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और जिसको हमने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करना है वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको ये भी पता है IAS 14 ने कहा है कि हर वो पोर्शन जिसको सेपरेटली आप बेच सकते हैं, सेपरेटली बेच सकते हैं, IAS 14 ने कहा है आपने उसको सेपरेटली क्लासिफाई करना है। सेपरेटली सेपरेटली आपने लिखा। तो अब उसका वो पोर्शन जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में चला जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, और बाकी जितने भी 3 फ्लोर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक हो गया? फर्दर 31 दिसंबर 2022 को फेयर वैल्यू इंक्रीज कर गई 150 मिलियन से पूरी की पूरी बिल्डिंग, और इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रिपोर्ट किया गया। आपको पता है इसका गेन तो उस ईयर में रिपोर्ट होना था, सही है ना? अच्छा, और इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट होना था। अच्छा, अब देखिए, which has ensured that the required interest cover as per bank loan covenant has been met। अब उसके लिए क्या है? इंटरेस्ट कवर रेशियो होती है, आपको पता है। अब इस प्रॉफिट की वजह से इंटरेस्ट कवर रेशियो मीट कर गई और बैंक वाला ये लोन अप्रूव करेगा। चीफ फाइनेंस ऑफिसर का व्यू है कि IFRS हमें इजाजत देता है इस एप्लीकेशन की। ओनली यूजेस अगर आप यूज कर रहे हैं लेस देन 50% ऑफ द बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज। ऐसी तो कोई बात IFRS ने नहीं की। He further explained that non compliance, उसने फर्दर बताया कि अगर लोन कोविनेंट की, लोन के एग्रीमेंट की, कोविनेंट का मतलब होता है एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, अगर नॉन कंप्लायंस हुई, should be avoided at any cost as the bank loan would become immediately payable। आपको हर सूरत उसी वक्त लोन वापस अदा करना पड़ेगा जब आपने लोन कोविनेंट की नॉन कंप्लायंस कर दी। इसकी वजह से सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है जी, हो सकता है आपका बिजनेस भी बंद हो जाए। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? एक्सप्लेन करें CFO मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अब आपने पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लिखने। अगर वो थ्रेड्स पहले पूछता तो पहले आपने थ्रेड्स लिखने। आई केप कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बाद में आपने पोटेंशियल थ्रेड्स भी बताने दैट यू मे फेस इन द अबव सर्कमस्टांसेस। और आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? 3 काम करने आपने, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, थ्रेड्स और ये सेफगार्ड्स एड्रेस कैसे करना है। क्लियर हो गई? अच्छा जी बच्चे, अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल की नॉन कंप्लायंस हो रही है, तो आप मुझे बताएंगे 3। पहला कौन सा? प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू के, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू के, क्योंकि IFRS की सही से एप्लीकेशन नहीं हो रही, इनकरेक्ट एप्लीकेशन है, कंपिटेंट नहीं है तभी तो इनकरेक्ट एप्लीकेशन हो रही है ना। तो पहला क्या हो गया? प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा बच्चे, सेकेंडली ऑब्जेक्टिविटी, शाबाश। अनड्यू इन्फ्लुएंस आ गया, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, कहीं मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए। ठीक है जी, आप लोन कोविनेंट की नॉन कंप्लायंस करें और किस चीज से? आपको नौकरी से ना निकाल दिया जाए, ये तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो गई।
और आपने जो भी काम करना था लॉ एंड रेगुलेशन के मुताबिक करना था, तो आपका बिहेवियर प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। और याद होगा आपको मैंने ये बात समझाई भी थी, कोड ऑफ एथिक्स में नॉर्मली ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर का पॉइंट है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। अच्छा, इसकी वजह से जो थ्रेट आ रहा है वो किस पे आ रहा है? एक बच्चे थ्रेट ऑफ डिसमिसल, इंटीमिडेशन थ्रेट। कौन सा थ्रेट हो गया? इंटीमिडेशन थ्रेट। कि आपको कहीं नौकरी से निकाल ना दिया जाए, और आपका अपना इंटरेस्ट भी है, आप इस डर की वजह से उनकी बात मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक हो गया। और बच्चे सेफगार्ड्स में आपने क्या करना है? डिस्कस करना है चीफ फाइनेंस ऑफिसर से, और उसे कहना है स्टैंडर्ड की कलेक्ट एप्लीकेशन अप्लाई करें। अगर वो ना माने तो हायर अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से डिस्कस करना है। एमएल की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के मुताबिक आपने एक्शन लेना है। अगर फिर भी नहीं तो उनसे कहना है मैंने इस इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट नहीं रहना, रिफ्यूज कर दे कि मैं इसके साथ एसोसिएट नहीं रहूंगा, मैंने डिसएसोसिएट हो जाना है इसकी प्रेजेंटेशन में। और लीगल एडवाइजर से लीगल ओपिनियन ऑब्टेन करेंगे और रिजाइन फ्रॉम द जॉब। यही बातें मैंने आपको रिटेन करवाई। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? तो बच्चे ये देख लीजिएगा, ये इसका सॉल्यूशन है बच्चे। ये मैं आपके साथ क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ। पहली बात, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये देख लें, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू के। अच्छा, क्या? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिलीजेंटली एक्ट करना होता है। एप्लीकेबल टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनकरेक्ट एप्लीकेशन हो रही है स्टैंडर्ड की, जिससे उसकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन रेज हो गया हुआ है। आईएएस 40 के मुताबिक हर पोर्शन जिसको सेपरेटली बेचा जा सकता है उसको सेपरेटली अकाउंटेड फॉर होना चाहिए। इसी वजह से ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के मुताबिक रिकॉर्ड करें और रिमेनिंग को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के मुताबिक रिकॉर्ड करें। सेकंड आ गया ऑब्जेक्टिविटी। सीए को अपनी ऑब्जेक्टिविटी को कंप्रोमाइज नहीं करना, जजमेंट करते हुए प्रोफेशनल और बिजनेस की जजमेंट होगी। बाइसनेस की वजह से, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, अनड्यू इन्फ्लुएंस बेजा दबाव की वजह से। इनकरेक्ट एप्लीकेशन आईएफआरएस सीएफओ के दबाव की वजह से हो रही है, ताकि लोन कोविनेंट की कहीं नॉन कंप्लायंस ना हो जाए, तो ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज हो गई ना। उसके बाद थर्ड वन, प्रोफेशनल बिहेवियर। सीए को चाहिए कि वो रेलिवेंट लॉज और रेगुलेशंस की कंप्लायंस करे और कोई ऐसा कंडक्ट ना करे जिससे प्रोफेशन की डिसक्रेडिट हो जाए। प्रेशराइजिंग करना या थ्रेटन करना अपने सबऑर्डिनेट को इस इंटेंशन के साथ कि वो नॉन कंप्लायंस करे कोड ऑफ एथिक्स की, ये चीज अच्छी नहीं है, ये प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है। इसकी वजह से पोटेंशियल थ्रेट्स कौन से होंगे? इंटिमिडेशन थ्रेट। सीए डिटर करेगा कि वो ऑब्जेक्टिवली काम करे, रोकेगा कि वो ऑब्जेक्टिवली काम ना करे, और उसको प्रेशराइज किया जाएगा, उसके ऊपर बेजा दबाव डाला जाएगा। ठीक है, ये कहलाएगा थ्रेट ऑफ डिसमिसल, ये इंटिमिडेशन थ्रेट कहलाता है। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है? सीए की जजमेंट या बिहेवियर इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस बदल गया, क्यों? फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से भी, या उसके अपने इंटरेस्ट की वजह से। उसका अपना इंटरेस्ट क्या है? उसको डर है कि कहीं मुझे नौकरी से निकाल ना दिया जाए। ठीक है, और मेरी वजह से कंपनी अगर मुश्किलात का सामना किया तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा, मैं नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी, मुझे भी नुकसान होगा। अगर कंपनी बंद हो जाती है तो मेरी भी तो नौकरी चली जाएगी। मेरी नौकरी चली गई तो फिर मुझे फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। तो कौन सा थ्रेट आ गया? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। अच्छा बच्चे, अगर आप चाहते हैं रिड्यूस करें इस थ्रेट को एक्सेप्टेबल लेवल पे, तो आपको ये सेफगार्ड्स अप्लाई करने होंगे। क्या? डिस्कस करना है सीएफओ से, उसे कहना है करेक्ट एप्लीकेशन अप्लाई करे स्टैंडर्ड की। अगर वो एग्री कर जाए ठीक है, नहीं तो आपने रिफ्यूज कर देना है कि मैं इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करूंगा, और आपने हायर अथॉरिटी को बताना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और ऑडिट कमेटी को। पॉलिसीज और प्रोसीजर के मुताबिक आपने एमएल की कंसल्ट करना है लीगल एडवाइजर से। रिफ्यूज कर दे कि मैं इस प्रेजेंटेशन में एसोसिएट नहीं रहूंगा, और अगर फिर भी थ्रेड खत्म ना हो या रिड्यूस ना हो सके,
एट एन एक्सेप्टेबल लेवल तो रिजाइन कर दें जॉब से। ठीक हो गया, बिल्कुल स्ट्रीमलाइन पैटर्न पे। बट चेंज ये होता है कि समटाइम थ्रेड पहले पूछ लिए जाते हैं या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। और मैंने ये भी बताया था समटाइम दो अथॉरिटीज के ऊपर, दो बॉडीज के ऊपर या दो पर्संस के ऊपर, एक के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की नॉन कंप्लायंस का क्वेश्चन होता है और दूसरे के लिए थ्रेड का क्वेश्चन होता है। बाकी क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।